हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए क्लास 10th के लिए जो यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला चैप्टर है उसका हम मोस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले आए हैं। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ना कि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ अगर आप केवल 57 पहला चैप्टर से याद करके चले गए तो इससे पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। ये पूरा गारंटी और मतलब पूरा सही के साथ कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए जो बोलता हूँ वो होता है। अगर यकीन नहीं है जब 2026 का बोर्ड परीक्षा होगा तब मिलाइएगा, ठीक ना मेरे प्यार साथी। इतना दावा के साथ कहता हूँ कि दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन है ना यूरोप में राष्ट्रवाद का, इतना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि जो कि 100% की गारंटी दूंगा, 100% की गारंटी दूंगा कि 2026 के बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही तो लड़ेगा। और दोस्तों आपको मालूम है कि जो पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे साथी, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इतना ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे दोस्तों लगभग में बोर्ड परीक्षा में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना, 1-2 नंबर नहीं, 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपके सामने यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन का चांसलर था। आप लोग अगर जब पढ़े होंगे तो उसमें जर्मन का चांसलर मेरे प्यारे साथी बिस्मार्क था। जर्मन का चांसलर कौन था, तो बिस्मार्क था, जो कि पहला का सी आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिखाया जाए, तो हाँ सर दिखाइए। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडान के युद्ध में दोस्तों किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस का पराजय हुई थी। ये 2025 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है प्रश्न, ठीक ना दोस्तों। आप इसको 25 का ए नंबर आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का ए नंबर याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन। और दोस्तों इस क्लास मतलब अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। डेली दोस्तों इसी तरह से वीडियो मिलते रहेगी, डेली क्या तो इसी तरह से वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हमारा लक्ष्य है कि आज के इस वीडियो से दोस्तों 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने का, ठीक ना दोस्तों। क्योंकि देखिए 191 सब्सक्राइबर हो गया है और ये 7-8 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो इतना पर रुका है तो रुका है, ठीक ना दोस्तों। इसलिए मैं पूरा भरोसा के साथ कहता हूँ आप लोग नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं दोस्तों पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इसी पर करवाने वाला हूँ, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग तैयार रहिएगा अपने रोहित सर के साथ पूरा बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए। देखिए निम्न में से तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। तो कौन ने अपने देश में दोस्तों अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी। बिस्मार्क कौन सा ऑप्शन में है जी, तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो आप लोग बिस्मार्क याद रखिएगा। यही बिस्मार्क जो है क्या किया था मेरे प्यारे साथी, यही जो बिस्मार्क है वो सैन्य सेवा लागू की थे, ठीक ना दोस्तों। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन कि देखिए 1853 से 1854 के क्रोमियम युद्ध में काजूत ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी। तो किस युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस के युद्ध में, ठीक ना दोस्तों। जो कि चौथा का ए नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। चौथा का ए नंबर दोस्तों 100% याद रखिएगा, पूरा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए बात कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जो कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन का देखभाल हेतु गठित निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग की सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। आयोग के सदस्य निम्न में से कौन नहीं था मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों निम्न में से कौन नहीं था। देखिए निम्न में से फ्रांस नहीं था, फ्रांस नहीं था दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे साथी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। तो तुर्की के समर्थन में मेरे प्यारे साथी कौन था, तो मिस्र था। आप इस चीज़ को छठा का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था दोस्तों। प्रथम जो जेनेवा था उनका कन्वेंशन कब हुआ था मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा 1864 ईस्वी में हुआ था इनका कन्वेंशन, ठीक है दोस्तों। 7वां का बी नंबर याद रखिएगा। और दोस्तों मैं पूरे गारंटी और भरोसा के साथ कहता हूँ कि अगर यहाँ से
एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बोर्ड परीक्षा में, ये पूरा गारंटी के साथ है। अगर नहीं लड़ेगा ना दोस्तों, नहीं लड़ेगा तो यही कमेंट में आकर क्या कीजिएगा, तो यही कमेंट में आके कहिएगा कि ये साला फेक वीडियो बनाता है क्या दोस्तों, तो कहिएगा कि ये फेक वीडियो बनाता है, ठीक है ना दोस्तों, आप ये कहिएगा, ठीक, नहीं लड़ेगा तब कहिएगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो आप लोग 8वां नंबर क्वेश्चन के याद रखिएगा, 1871 में पूर्ण हुआ था, ठीक ना दोस्तों। आप इस चीज़ को 8वां का बी नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? ये जो लुई फिलिप थे वो किस देश के शासक थे मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन का, फ्रांस देश के शासक थे। कौन देश के? तो फ्रांस देश के शासक थे, जो कि 9वां का आप लोग बी नंबर 100% याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय सभ्यता का पालकन किसे कहा जाता है दोस्तों? यूरोपीय सभ्यता का पालकन किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 10वां नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, यूनान को पालकन कहा जाता है। 10वां का ए नंबर आप लोग याद रखिएगा, तो हाँ सर याद रखेंगे, पालकन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन थे? ये बोहेमिया थे वो मतलब किस देश के अधीन थे? निम्न में से कौन से देश के अधीन थे मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया देश के क्या थे? तो अधीन थे। 11 का आप लोग ए नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। और लड़ेगा दोस्तों, मैं तो पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, जर्मनी नहीं था। कौन था? तो जर्मनी नहीं था मेरे प्यारे साथी। तो आप लोग इसका 12 का आप लोग बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? 1871 में दोस्तों विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा, विलियम क्या है? तो विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो प्रथम दोस्तों कहाँ का सम्राट बना था दोस्तों? तो जर्मनी का सम्राट बना था। यानी कि 13 का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि सॉर्डिनिया होगा, यहाँ पर सॉर्डिनिया नहीं होगा जी, सॉर्डिनिया नहीं होगा, सॉर्डिनिया होगा क्या दोस्तों? तो सॉर्डिनिया होगा, ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखें। गलत टाइपिंग गलत हो गया है। सॉर्डिनिया का राजा कौन था दोस्तों? सॉर्डिनिया का राजा कौन था मेरे प्यारे साथी? तो विक्टर इमैनुअल था, जो कि ऑप्शन ए में है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था दोस्तों? इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था मेरे प्यारे साथी? तो देखिए मेजनी भी थे, काबूर भी थे, गैरीबाल्डी भी थे, यानी कि इनमें से सभी थे। यानी कि 15 का आप लोग डी नंबर आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी। यानी कि 17 का आप लोग बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था मेरे प्यारे साथी? तो मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। इसका ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्व राशि को कम कर दिया था? कौन क्षतिपूर्व राशि को दोस्तों कम कर दिया था मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तो दोस्तों कौन थे? तो यही लॉरकोनो सम्मेलन थे, लॉरकोनो सम्मेलन था, ठीक ना दोस्तों, आप इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किए थे, ठीक है दोस्तों। 19 का आप लोग बी नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था दोस्तों? हीगेल जो थे वो किस देश के दार्शनिक थे मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा किस देश के दार्शनिक थे? तो किस देश के? तो जर्मनी देश के दार्शनिक थे, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नोट्स अगर लेना है आपको, अगर आपको इसका नोट्स लेना है इतिहास का पहला नंबर चैप्टर का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना दोस्तों, 98 354 97 833, ठीक है ना दोस्तों। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए, आपको 100% मिल जाएगा नोट्स दोस्तों। खाली कहिएगा कि सर आज के क्लास का नोट्स भेज दीजिए और हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर। बोल रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग उसको बोल दीजिएगा कि क्या था। तो राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना था। यही दोस्तों इसका सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब सिकंदर कहाँ का निवासी था मेरे प्यारे साथी। सिकंदर थे वो कहाँ का निवासी थे दोस्तों, तो यूनान का निवासी थे, जो कि ऑप्शन सी में है। आप लोग इस चीज़ को 22 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना जी। एक मिनट 1789 इज द राइट आंसर। ये 2023 के सेकंड सेटिंग में पूछा गया है। इसका ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जेना विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। 24 का आप लोग बी नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। 24 का क्या दोस्तों, बी नंबर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को, अरे यार क्वेश्चनों टाइप अलग कर देता है, गलत। इसको बोले थे कि कोसुत करना यार। देखिए कोसुत होगा, ठीक है। कोसुत का संबंध किस देश से है, कोसुत, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रखिए। कोसुत का संबंध किस देश से है मेरे प्यारे साथी, तो किस देश से है, तो हंगरी देश से है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसका डी नंबर आप लोग उत्तर याद रखिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में दोस्तों किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो यूरोप ना इटली और जर्मनी का बात कर रहा है। अभी जो महाद्वीप है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे हिसाब से यूरोप लग रहा है, यानी कि ऑप्शन सी में हो जाएगा। आप लोग इसका ऑप्शन सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो किसके, फ्रांस में बुर्बो वंश का ना दोस्तों। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनी संगठन से था, यानी कि आप इसका बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध निम्न में से कौन था। विरुद्ध निम्न में से दोस्तों ऑस्ट्रिया था, ठीक है दोस्तों। आप इसका ऑप्शन सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, जो कि ऑप्शन सी है इज द राइट आंसर। तो इसका आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था, यानी कि नाव खेलने वाला। क्या दोस्तों, तो नाव खेलने वाला यानी कि नाव चलाने वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्तों, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आप इस चीज को 32 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। जाल वेरिन कैसी संस्था थी दोस्तों, तो जाल वेरिन दोस्तों व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, यानी कि 34 का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी कि 35 का आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो यूनान देश का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, यानी कि 36 का आप लोग बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी दोस्तों, नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी, तो 1820 ईस्वी में हुई थी, यानी कि आप लोग 37 का आप लोग ए नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं कि चार्टर आंदोलन क्या दोस्तों, तो चार्टर आंदोलन कब हुआ था मेरे प्यारे साथी। चार्टर आंदोलन दोस्तों 1836 ईस्वी में हुआ था, जो कि 38 का आप लोग ए नंबर 100% याद रखिएगा। चलिए यूनान को क्या दोस्तों, यूनान को दोस्तों क्या, तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया था मेरे प्यारे साथी, तो 1832 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 39 का आप लोग बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब ऐतिहासिक क्या दोस्तों, तो अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण की व्याख्या किसने की थी, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण की व्याख्या किसने की थी मेरे प्यारे साथी, तो हीगेल ने की थी। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन है कि एंड्रिया नेपुल की संधि कब हुई थी दोस्तों। एंड्रिया नेपुल की संधि कब हुई थी मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें एंड्रिया नेपुल की बात कर रहा है, तो 1829 ईस्वी में एंड्रिया नेपुल की संधि हुई थी। आप लोग इसका ऑप्शन बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों 2026 में 100% पूछेगा। आप इनको प्रश्न को देख लीजिए। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एंड्रिया नेपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। किन दो देशों के बीच हुई थी, तो तुर्की और रूस से दो देश के बीच हुई थी, यानी कि आप लोग 42 का आप लोग
लोग ए नंबर याद रखिएगा। अब याद देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था ना जी। देखिए तो ऑस्ट्रिया और प्रसा कौन सा ऑप्शन में है? यानी कि 43 फ्रांस और प्रसा में हुआ था। अरे यार ऑस्ट्रिया प्रसा नहीं होगा, फ्रांस और प्रसा में हुआ था, हम भी गलत बोल रहे हैं। देखिए 43 का आप लोग सी नंबर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? तो फ्रांस और प्रसा में हुआ था। अब देखिए क्या वो दोस्तों, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी कि 44 का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए पोलैंड के विद्रोह में किसको कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था दोस्तों? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो रूस ने कुचल दिया था दोस्तों। यानी कि 45 का आप लोग ए नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। अब देखिए सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा सेडान में हुआ था। सेडॉन होगा जी, यहाँ पर गलत है, सेडान नहीं होगा, सेडॉन होता है। सेडान होगा, ऑप्शन गलत है, मतलब से ना होगा, सेडान होगा, से केवल होगा, सेडान लिख दिया है, कोई दिक्कत ना है। 46 का आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। क्या दोस्तों किसी प्रकार का दिक्कत है? 47 नंबर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 47 नंबर जी देखिए बोल रहा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडान का युद्ध के बाद। सेडान, ये इस गलत क्यों टाइप कर दिया है? सेडान का युद्ध के बाद ना, सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था? तो इसका जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। आप इस चीज़ को याद रखिएगा और मेरे चैनल शिक्षा स्टडी ऑनलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यंग यूरोप का संस्थापक कौन था दोस्तों? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे साथी? तो मेजनी था दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए वियना कांग्रेस कब हुआ था दोस्तों? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था दोस्तों? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। बिस्मार्क ऑप्शन में ना है का जी? हाँ है डी नंबर ऑप्शन में है। तो देखिए बिस्मार्क यही हो जाएगा, डी नंबर आप लोग, ठीक ना। चलिए मेरे प्यारे साथी 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण में क्या दोस्तों? इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध है दोस्तों? निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है मेरे प्यारे साथी? तो देखिए तो गैरीबाल्डी का मतलब इसमें संबंध नहीं है। 52 का दोस्तों गैरीबाल्डी का इसमें योगदान है, काबूल का भी योगदान है, इसमें हम संबंध नहीं है, हम संबंध है का बता रहे हैं। देखिए गैरीबाल्डी का इसमें संबंध था, काबूल का संबंध था, मेजनी का संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का इसमें क्या था? तो इटली के एकीकरण में इसका संबंध नहीं था। यानी कि आप लोग 52 का ए नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। 52 का आप लोग ए नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा इस चीज़ को। अब अगला 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था मेरे प्यारे साथी? तो संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था। आप इसको 53 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण जब हुआ था तो उनके लिए कौन उत्तरदायी था मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 54 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा। उनके लिए उत्तरदायी दोस्तों बिस्मार्क थे। कौन थे? तो बिस्मार्क थे। आप इस चीज़ को याद रखिए। ऐसे दोस्तों 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ना जी। ऑप्शन ए नंबर में आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए नंबर याद इज द राइट आंसर। अब बोल रहा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? किसका योगदान था? तो देखिए मेजनी का भी था, गैरीबाल्डी का भी था, काबूल का भी था, यानी कि इनमें से सभी का था दोस्तों। ठीक ना दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी थे? ये जो रॉबर्ट ओवेन थे वो कहाँ का निवासी थे मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ का निवासी थे। 57 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा। ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ का निवासी थे? तो ब्रिटेन का निवासी थे। ठीक ना दोस्तों, और आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने कहा था 57 क्वेश्चन 57 हो गया, और मैंने कहा था ना ये 57 क्वेश्चन को रट के चला जाइए हर हाल में, नहीं लड़ेगा तब कहिएगा। ठीक है दोस्तों, जाइए बोर्ड परीक्षा में 2026 में, मतलब 2026 के लिए क्या, अगर 2027 में भी परीक्षा होगा ना तो इसी में से लड़ेगा, पूरा गारंटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक ले जय हिंद जय भारत। और दोस्तों मैं वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आज की इस वीडियो से टारगेट अगर 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ये आप पे निर्भर करता है कि देखता हूँ कि 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है
या नहीं होता है, नहीं तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आप लोग दिखाते हैं कि नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों हम कितना दिन से मेहनत करते आ रहे हैं यार। 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बताइए 3 महीना में अभी तक ले मेरा 100 मतलब सॉरी दोस्तों, मेरा अभी तक ले क्या 200 भी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ, बताइए। और इतना मैं मेहनत करता हूँ, किस लिए मेहनत करता हूँ? आप ही लोगों के लिए ना मेहनत करता हूँ। इसलिए दोस्तों को भी शेयर करके जल्दी से 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा लीजिए। ओके मेरे प्यारे साथी।